सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। दोस्तों, मैं अक्सर अपनी वीडियो में आपको बेहतरीन लोगों से बेहतरीन बातें कराता रहता हूं। तो दोस्तों, आज मैं उसी श्रृंखला में आपको लेके आया हूं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको वो शख्सियत से दर्शन कराऊंगा, वो शख्सियत से मिलवाऊंगा जो समाज के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। उनको सेवा भाव, उनका जन सेवा का भाव, उनको आगे आना कुरुक्षेत्र की, ना केवल कुरुक्षेत्र की जनता के लिए, पूरे हरियाणा की जनता के लिए या भारत की जनता के लिए एक संदेश भी देना चाहते हैं कि किस तरीके से वो बचपन से ही अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ साथ आगे अपने मुकाम पर पहुंच भी रहे हैं। आइए मैं आपको उन शख्सियत से मिलाऊंगा। उन शख्सियत का नाम है माननीय श्री संदीप गर्ग जी, जो दिन रात अपनी कुशल नेतृत्व में एक टीम तैयार कर रही है। उस टीम के दौरान वो निरंतर समाज सेवा का मुहिम चला रहे हैं। तो अभी मैं मिलवाता हूं श्री संदीप गर्ग जी से और मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका सर नवा वर्ष बहुत ही सुखमय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे व्यूअर्स जो आपके हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी संदीप जी, मैं आपसे काफ़ी समय से मिलने का कोशिश कर रहा था, पर किसी वजह से आपकी अवस्था हो, आपके बिजी होने की वजह से आप टाइम नहीं दे पाए। तो मैं आज कुशल अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि आपने हमारे दर्शकों को मौका दिया अपने आप को सुनवाने का। तो सर, जैसे आप यहाँ पर एक कुशल नेतृत्व में एक अच्छी टीम भी बनाए, समाज सेवा में निरंतर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो सर, आपसे मैं थोड़ा आपकी इंट्रोडक्शन मैं दर्शकों को देना चाहूँगा कि कहाँ से हैं आप और किस तरीके का आप काम कर रहे हैं, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और आपका बिजनेस किस बिजनेस में आप हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन अपने बारे में थोड़ा बताएंगे सर। देखिए, संदीप गर्ग लाडवा मेरा नाम है और मैं लाडवा से ही हूँ। जी। मेरे जो फादर हैं, यहीं पेट्रोल पंप का बिजनेस था। हाँ जी। यहीं बैठते थे। एक हमारा शाहबाद में पेट्रोल पंप है। हाँ जी। तो फैमिली में 2 पेट्रोल पंप हैं। जी। और किसी कारण से फैमिली पार्टीशन की वजह से शाहबाद जाना पड़ा। आजकल मैं शाहबाद रहता हूँ। जी। और डीग में मेरी फैक्ट्री है जो कि लाडवा हल्के में पड़ती है। जी। तो इस तरीके से लाडवा से मैं बहुत पुराना जुड़ा हूँ। और यहाँ का लोगों का प्यार ही जो मुझे दोबारा शाहबाद से लाडवा खींच लाया। जी। तो धन्यवाद करता हूँ उस पर पिता परमात्मा का कि जिसने मुझे मौका दिया, इस लायक बनाया कि आप लोग आज एक इंटरव्यू लेने के लिए मेरे पास तक आए। जी। मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। जी। संदीप जी, जैसे बात इंटरव्यू, जैसे अभी आपने कहा कि आप सौभाग्यशाली समझते हो, तो सर आपको मैं बताता हूँ कि जहाँ शहद होता है वहीं पर लोग आपके पास आते हैं। तो मैं तो आपको ये कहूँ कि आपके पास गुनों की खान है। आपने अभी लाडवा में, बबैन में, आपके मथाना में कुछ रसोई का प्रावधान किया हुआ है। अभी मैंने दर्शकों को एक वीडियो भी अपने दिखाया कि उस तरीके से किस तरीके से आप 5 रुपये में, मात्र 5 रुपये में जो प्रति व्यक्ति आप भरपेट खाना खिला रहे हो, जो आपकी मुहिम है। तो इससे पहले भी आप कुछ सामाजिक कार्य में जुड़े हुए थे या आपके परिवार में इस तरीके की कोई प्रेरणा मिली है बचपन से? क्योंकि आप जिस एज ग्रुप में हो, ये स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं कोई हर एक इफेक्ट के पीछे कॉज होता है, कहीं ना कहीं से वो प्रेरणा आपको मिली है। उसका क्या कारण है और किस तरीके से आप आगे उस मुहिम को चला रहे हो और कौन कौन लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपका क्या मोटिव है और आगे कहाँ जाएंगे आप? देखिए, मैं एक ऐसे परिवार से संबंध रखता हूँ जो कि आप जानते हैं कि जब पुराना समय था तो सभी फैसले कोर्ट में नहीं हुआ करते थे। किसी न किसी शहर में मौजूद आदमी के पास जाके कोई परेशान व्यक्ति अपना फैसला करवा लेता था और वो फैसला सभी पार्टी को मान्य भी होता था। जी। तो मेरे परिवार में भी मेरे दादाजी के पास बहुत से लोग फैसले के लिए आते थे और मैंने अपने परिवार में देखा कि कोई भी परेशान व्यक्ति जब पहले घर आया तो चाय का समय तो उसको चाय पिलाई गई, खाने का समय तो उसको खाना खिलाया गया, उसके बाद उसकी परेशानी को सुना गया। जी। और जब किसी परेशान व्यक्ति आपके पास आता है, उसकी परेशानी को सुना जाता है, तो मेरा मानना है कि 50% तक परेशानी उसकी वहीं दूर हो जाती है। जी। तो ये मैंने अपने परिवार में देखा। और बहुत बार मैं, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, जी। उसके अंदर बहुत से प्रश्न होते हैं, तो मैं पूछता था कि कोई भी व्यक्ति घर पे आ रहा है तो आप खाना खिला के भेजते हो, जी। इसके पीछे क्या कारण है? उसके घर में क्या खाना नहीं बनता? जी। तो मेरे दादाजी बड़े हंस के कई बार जवाब दिया करते थे कि एक परेशान जो व्यक्ति है, जी। उसकी मेंटल लेवल किसी और तरीके का होता है। उसको इस चीज़ की कहीं समझ ही नहीं होती कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसको अपनी जी। परेशानी से बढ़ के कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती। जी। और एक जो साधारण व्यक्ति है, जो परेशान नहीं है, उसको सारी दिशाओं में काम कर सकता है। तो सबसे पहले उस परेशान व्यक्ति को अपने पास बैठाओ, उसको जो भी चीज़ की आवश्यकता है
क्योंकि पेट पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। जी जी जब भी आदमी कोई चाहे अमीर है चाहे गरीब है, जब भी उसको भूख लगेगी तो खाना ही खाना पड़ेगा। तो ये बहुत से प्रश्न थे मेरे और बहुत से वो जवाब मुझे बहुत अच्छा दिया करते थे। उनके साथ एक अलग ही संबंध था। फिर हमने कोविड के टाइम में एक मुहिम चलाई कि आप जैसे जानते हैं सारा वर्ल्ड ही लॉकडाउन हो गया था। जी और जो हर रोज़ के मजदूर व्यक्ति हैं, रेहड़ी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, जो डेली कमा के अपने घर को चलाते हैं, उनके लिए राशन वितरण किया गया। जी और जब राशन वितरण किया तो मेरी जो टीम है जो घरों में जाती थी, तो बहुत से लोगों के यहाँ देखा कि ऑलरेडी राशन है, परंतु फिर भी वो राशन ले रहे हैं। तो मुझे कहीं न कहीं इस बात का दर्द हुआ कि शायद मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूँ, जी कि वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ जहाँ तक ज़रूरत है। जी तो दिमाग में विचार आया कि क्यों ना हम एक बना बनाया खाना जी की जो सिस्टम है उसको शुरू किए करें और उसके रेट इस हिसाब से रखें कि 5 रुपये, जिसमें कि जो व्यक्ति लाइन में खड़ा है उसको ये ना लगे कि मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है और मैं फ्री की लाइन में खड़ा हूं। तो हमने 5 रुपये बड़े सोच समझ के रखे और उसके बाद बना बनाया खाना हमने परोसना शुरू किया। और बड़ी दिल को खुशी मिलती है जब वहाँ से जो दुआएं मिलती हैं। आप जानते हैं कि दुआएं कितने भी पैसे खर्च कर लो वो आपको जी नहीं मिल सकती, जो कि एक सच्चे मन से मिलती हैं। तो जी मैं बहुत किस्मत का धनी समझता हूँ अपने आप को। और ये रसोई कोई मैं नहीं चला रहा हूँ, उस परमात्मा का शुक्राना मैं हर रोज़ सुबह उठ के करता हूँ कि तूने मुझे इस लायक बनाया और मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं इसी तरीके से काम करता चला जाऊँ। तो मुझे इससे करके बहुत खुशी मिलती है। जी। संदीप जी, अभी हाल में जो आपकी रसोई है कहाँ-कहाँ चल रही है और नियर फ्यूचर में वो कहाँ-कहाँ प्लान है और कितने लोग औसतन वहाँ पर डेली में खाना खाते हैं? और आप जो आपका आप उन पे किस तरीके से व्यवस्थित उनको मैनेज करते हो? क्योंकि अकेला कोई भी व्यक्ति अपने आप उसमें संजोग आपके साथ कुछ अच्छे-अच्छे लोग जुड़े भी हुए हैं यहाँ पे और आप एक समाज सेवा के साथ एक बहुत अच्छे पारिवारिक पृष्ठभूमि से हो, तो वो थोड़ा-सा बताओगे दर्शकों को? क्योंकि कुरुक्षेत्र के बहुत गणमान्य व्यक्ति, क्योंकि राजनीतिक अगर रोटियां सेकने की बात करें तो बहुत कुछ ऐसा है जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं आपके नाम पर। आपको पता भी है कि अगर हरियाणा की राजनीति में अगर संदीप गर्ग का नाम आ रहा है तो वो बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है। तो उस बारे में कुछ बताएं। पहले आप मुझे ये बताएं कि आपकी कहाँ-कहाँ रसोई चल रही है और इसके अलावा भी अगर कोई, जैसे आप निरंतर डेली किसी की शादी में सामूहिक योगदान में रेड ब्लड डोनेशन कैंप इस तरीके के भी ऑर्गेनाइज करें, तो वो थोड़ा बताएंगे कहाँ-कहाँ आपकी रसोई है और क्या-क्या काम और देखिए, चलाने का? हमने 1 अप्रैल को यहाँ पे पहले हार्डवेयर रसोई से शुरू की। जी। जब हमें लगा कि वाकई ही इस चीज़ की ज़रूरत है, हाँ जी। उस ज़रूरत को देखते हुए 14 मई को हमने बबैन में शुरू की। हाँ जी। फिर तीसरी रसोई हमने 28 जून को सबकी रसोई के नाम से यारी में शुरू की। जी। उसके बाद अब 28 जनवरी को जी। हम चौथी रसोई शुरू करना चाह रहे हैं मथाना के अंदर। जी। देखिए, मेरा एक सपना है कि लाडवा हलके में जिस दिन 20 रसोई होंगी, जी। मैं उस दिन अपने आप को वाकई सौभाग्यशाली समझूंगा। और वो सपना मेरा तभी पूरा होगा जिस दिन 20 रसोइयाँ खुलेंगी। और उस गिनती के हिसाब से चले तो हम निरंतर, हमारी कोशिश जारी है। क्योंकि मेरा ये सपना है कि कोई भी व्यक्ति लाडवा हलके के अंदर एटलीस्ट जी। भूखा जो खाली पेट उठता है तो वो खाली पेट सोए ना। जी। और ये मेरा आगे जो प्रोग्राम है कि 4-5 गाँव को जोड़ के एक रसोई बनाई जाएगी। जी। इस तरीके से जब 20 रसोई हो जाएंगी, जी। किसी भी 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाता है तो उसको खाना, दोपहर का भोजन मिलेगा। जी, जी। और सर इसके अलावा भी अपना कुछ प्रोग्राम ऐसे चल रहे हैं, जैसे आप सामाजिक और भी काम में आप आगे आ रहे हो, तो पहला प्रेफ़रेंस आपका खाने को है। तो दूसरा सर मैं आपके ये कह रहा हूँ कि अभी 2024 में बहुत ज़्यादा समय नहीं हो रहा है, समीकरण बन रहे हैं, तो क्या राजनीति को जनसेवा से जोड़ने का तो उद्देश्य आपका है? और अगर है तो किस मायने में है और कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हो और कहाँ पे आपका प्रयत्न है? क्योंकि अभी बहुत कुछ सुनने में आ रहा है, लाडवा की जनता की बात करूं, मैं कुरुक्षेत्र की जनता बात करूं या हरियाणा की राजनीति में आपका नाम आगे आ रहा है, तो वो थोड़ा सा बताओगे कि क्या आगे उसको भी मिक्स किया जा रहा है सर? देखिए, मैं इसका जवाब आपको बाद में दूंगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है। जी। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक हमने अभियान शुरू किया है, स्वस्थ बनेगा लाडवा हल्का। जी। देखिए, कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के पास वो व्यक्ति जाता है जो बीमार हो। जी। और गांव के अंदर तो क्या है कि कोई व्यक्ति बीमार हुआ, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है या कहीं भी है, तो सबसे पहले तो केमिस्ट के पास 2 बट्टी लेगा और कोशिश करेगा मैं उससे ही ठीक हो जाऊं। जी। उससे ठीक नहीं होता तो
डॉक्टर के पास, गाँव के डॉक्टर के पास जाएगा और वहाँ भी ठीक नहीं होता, तब वो शहर की तरफ भागता है। और शहर में जब वो डॉक्टर के पास पहुँचता है तो कई बार डॉक्टर कहता है कि आपने आने में इतना देर क्यों की? ये बीमारी तो आप पता नहीं कब से लिए बैठे हो और इसका वक़्त के हिसाब से इलाज करा लिया होता तो आज की आपकी बीमारी इतनी ना बढ़ती। तो आप जानते हैं कि कोई भी बीमारी है हमारे शरीर में, सिर्फ़ उसका एक ही तरीका है कि आपका सैंपल, ब्लड सैंपल लिया जाए, उसकी जाँच की जाए, जिससे कि आपके सारे शरीर के टेस्ट हों और उससे पता लगता है कि आपके अंदर क्या बीमारी चल रही है। जी, तो ये आइडिया आया कि हम एक स्वस्थ लाडवा खड़ा करें जी, कि कोई भी व्यक्ति बीमार ना हो। मेरा मेन मोटिव यही है कि व्यक्ति बीमार ही ना हो, अगर हो तो पहले टाइम पे ही हम उसको पकड़ लें। तो हमने एक मोबाइल लैब वैन शुरू की, जो कि हर गांव में, हर गली पे, हर मोहल्ले में, हर घर में जाती है। कहीं भी किसी का जब काफ़ी डिमांड है, अपने आप ही लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमारे गांव में भेज दीजिए। आज के दिन हम 8,000 से ज़्यादा टेस्ट कर चुके हैं और जिसकी फ़ीस हमने मात्र ₹50 रखी है जी, और जो कि बाज़ार में अगर वो टेस्ट कराने जाएँ 1800 से 3,000 रुपए के हैं। जी, तो 8,000 से ऊपर हमने टेस्ट किए, आपको ताज्जुब होगा कि 800 से ज़्यादा लोग उसमें वो पाए गए, शुगर के पेशेंट पाए गए, जिनको यही नहीं पता था कि उनके शरीर में शुगर की बीमारी भी है। जी, और शुगर की बीमारी आप जानते हो कि अपने आप में बीमारी ना होकर और ऑर्गन्स को ख़राब करती है, कोई किडनी को कर दिया, लीवर को कर दिया, हार्ट अटैक तक की नौबत आ जाती है। जी, और आज हमने किडनी के बहुत पेशेंट पकड़े, लीवर फैटी के बहुत पकड़े। तो आने वाला जो समय होगा, जिसको जो बीमारी लग गई वो लग गई, परंतु आने वाला जो समय होगा, वो हम इस पॉइंट से पकड़ेंगे कि ताकि वो व्यक्ति बीमारी ना हो, क्योंकि ये सेवा निरंतर चलती रहेगी। जी, क्योंकि आप देखते हो कि कैंप लगते हैं, कुछ भी लगते हैं, वो साल में 1 बार लगे, उसके बाद पता नहीं कितने साल में लगे, कब नंबर आए। और ये एक ऐसी चीज़ है कि साल में 1 बार आदमी का ब्लड का टेस्ट होना चाहिए। जी, तब जब हमने ये काम शुरू किया तो उसके बाद हमें दिक्कत आई कि कोई गरीब व्यक्ति है, ज़रूरतमंद व्यक्ति है, बीमार है, तो वो डॉक्टर के पास कैसे जाए, क्योंकि उसके पास तो ना कोई साधन है, ना कोई पैसे हैं। तो हमने उसमें कड़ी में शुरू किया कैंप लगाने, निःशुल्क कैंप लगाने शुरू किए। आज हमारे सारे लाडवे इलाके के अंदर हफ्ते में 2 कैंप लगते हैं अलग-अलग गाँव में जी, और निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती हैं, चाहे बीपी की है, शुगर की है, जनरल कोई भी मेडिसिन है वो दी जाती है। कोई क्रिटिकल पेशेंट है, उसको हम हॉस्पिटलाइज़ कराते हैं। अभी मैं जंदेड़े की आपको बात बताता हूँ, वहाँ पे हमारा मेडिकल कैंप था। 2 लेडीज़ थी, 1 जेंट्स था, जिनकी की पल्स रेट सिर्फ़ 37 थी। जी, और वो देखो, ज़िंदगी देने वाला परमात्मा है, लेने वाला भी वही है। वो अगर उस दिन कैंप ना लगे और जिस हिसाब से उनकी पल्स रेट थी, वहाँ के डॉक्टर्स का कहना था जो बैठे थे कि ये 1-2 दिन के मेहमान थे, अगर ये डॉक्टर्स के सानिध्य में ना जाते, डॉक्टर के पास ना जाते। जी, और एक लेडी की तो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन थी कि उसको एक अटैक भी आ चुका था, परंतु उसने समझा कि मेरे शायद स्टमक में कोई दिक्कत है या मुझे गैस चढ़ गई, कुछ इस तरीके की बात है, तो उसने उसका टेस्ट ही कराना मुनासिब नहीं समझा। तो वो तीनों पेशेंट हमने तभी हॉस्पिटलाइज़ कराए और वो अपनी जान बचाई, उनकी उनकी सेवा की और उनको दवाई प्रॉपर दिलवाई, तो वो वापस ही घर हो गई उनकी। जी, यहाँ भी हमने चीज़ देखी कि बहुत क्रिटिकल कोई व्यक्ति है और उसको कहीं पीजीआई चंडीगढ़ जाना है या दिल्ली जाना है, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाना है या छोटे हॉस्पिटल में जाना है और एम्बुलेंस की जब आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भई वो पैसे कितने लेगा। सबसे बड़ा एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि मुझे इसके लिए पैसे कितने देने पड़ेंगे। और कई बार तो व्यक्ति इसी चक्कर में, उधेड़-बुन में बेचारा पेशेंट जो है, वो चला जाता है कि मेरे पास उतने पैसे उसको शिफ्ट करने तक के नहीं है। जी, तो हमने उसमें एम्बुलेंस सेवा शुरू की, जो मात्र ₹500 हम उससे लेते हैं, जिसने पीजीआई तक भी जाना हो। और जी, जिसके पास ₹500 नहीं है, तो कोई ऐसा नहीं है कि उसको पेशेंट को लेके नहीं जाएँगे। ये सिर्फ़ हमने रेट मान-सम्मान के लिए रखे हैं, क्योंकि आदमी को ये ना लगे कि मैं हुँ, फ्री की सेवा ले रहा जी, हूँ। जी, 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 आपका जो प्रश्न था, मैं उस पे आता हूँ। देखिए, इस सारे सिस्टम को ठीक करना, ब्यूरोक्रेट्स ठीक करते हैं, राजनीतिज्ञ ठीक करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ठीक हो रहा है? कहीं पे कोई सिस्टम है? और जब भी ये मंत्री, एमएलए, ब्यूरोक्रेट्स जब भी ओथ लेते हैं, सबसे पहली ओथ यही लेते हैं कि मैं समाज की सेवा करूँगा। तो मैं सेवा को और राजनीति को अलग-अलग नहीं समझता। मैं तो ये कहता हूँ कि राजनीति में तभी जाना चाहिए, पहले वो समाज में समाज की सेवा करे, जी, तब उसको लोग चुनें। बजाय इसके कि वो पहले राजनीति में जाएगा, उसके बाद कहेगा कि मैं समाज सेवा करूँगा और साढ़े 4-4 साल आपके देखते हो, एमएलए, मंत्री आपके दिखाई नहीं देते और इलेक्शन से 6 महीने पहले आ जाते हैं। फिर हमारी भोली-भाली जनता
उनकी बातों में आके दोबारा से उनको वोट डाल देती है। तो इस तरीके का एक सिस्टम चल रहा है, इसको मैं ब्रेक करना चाहता हूँ। उस आदमी को चुन के भेजें जो आपके बीच में रहता हो, आपके बारे में सोचता हो और आपसे निरंतर बात करता हो, आप जिससे कभी भी मिल सकें। अब इन मंत्रियों से मिलना हो तो कई-कई दिनों की वेट करनी पड़ती है। जी, जी, जी। एमएलओ से मिलना हो तो कई-कई दिनों की वेट करनी पड़ती है। चाहे वो अपने घरों में ही बैठे हों तो भी कहेंगे कि हम बाहर हैं। जी, तो ये कल्चर मैंने देखा है। जी, तो इस कल्चर को मुझे बड़ा हिट किया इस चीज़ को कि एक जनता इतना विश्वास दिखा के उनको वहाँ पहुँचाती है, सिर्फ़ किस लिए कि मेरे काम हो सकें, मैं इनसे मिल सकूँ, अपनी परेशानी बता सकूँ और उसी परेशानी से वो भागते हैं, जी, उसी जनता से वो दूर भागते हैं। जी, तो ये मुझे सिस्टम समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैंने ये रास्ता चुना, पहले लोगों के दिलों में जगह बनाई और आज के दिन लोग कहते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लोग ये कहते हैं कि ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है कि राजनीति में जाके पैसे नहीं कमाएगा। जी, अगर राजनीति में जाके पैसे नहीं कमाएगा तो दूसरा काम सेवा ही रह जाता है। जी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 90 विधान सभाएँ हैं, विधानसभा क्षेत्र है हमारे हरियाणा में और लाडवा को नंबर 1 बनाने के लिए देखिए कोई भी काम करना है तो जुनून के साथ करना पड़ता है। एक छोटा-सा बच्चा पढ़ता है तो वो भी जुनून के साथ पढ़ता है, वो आगे निकल जाता है। जी, खेलने में भी ग्राउंड में जो बच्चा जुनून के साथ खेलता है वो आगे हो जाता है। जी, तो कोई भी कार्य आपने करना हो तो जुनून के उससे होता है। तो मेरे अंदर भी जुनून है कि लाडवा को नंबर 1 बना के दिखाऊँगा। ये मेरा विश्वास बोलता है और लोगों का साथ बोलता है। जी। तो संदीप जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो मैं एक लास्ट में एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। अभी 2024 में कुछ समय है, तो अभी क्या मौजूदा सरकार, मौजूदा विधायक, मौजूदा लोगों से भी कुछ अपील करना चाहेंगे कि जो मुहिम कर रहे हैं उसमें आपको किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं? कुछ इस तरीके का भी आप कुछ कहना चाहेंगे सर? क्योंकि देखिए सर, सरकार के साथ मिलना अलग बात है, परंतु आपकी मुहिम में मैं आपसे एक एक ऐसा क्वेश्चन आपसे बात कर रहा हूँ कि जो एक ज़हन में आता है हर व्यक्ति को, क्या सरकार का यहाँ पर कुछ ज़िम्मेवारी जो है वो नहीं हो रही है? वो कुछ बताएँगे? देखिए, अगर सरकार की तरफ ही देखते रहें तो आप जानते हैं कि किस तरीके के काम पहले हो रहे थे। अगर हो रहे होते तो आपको मेरे पास आने तक की ज़रूरत ना पड़ती। जी, जी, जी। और मैं तो वैसे भी हर एक शख्स को ये कहना चाहूँगा कि उसको कुछ ना कुछ समाज के लिए लौटा के करना भी चाहिए, सारी चीज़ें सरकार की तरफ नहीं देखनी चाहिए। जी, क्योंकि परमात्मा आपको अगर किसी दिन सक्षम बना देता है कुछ करने के लिए, तो मैं कहता हूँ अपने पड़ोसी का भी ध्यान रख लीजिए, तो पड़ोसी पड़ोसी का ध्यान रखे तो भी शायद कोई भूखा ना सोए। जी, और हमारा देश तो वैसे ही सेवा भाव के लिए जाना जाता है सारे विश्व के अंदर। जी, तो आज पता नहीं हम कहाँ पश्चिम देश की तरफ जा रहे हैं और पश्चिम संस्कृति जो है हमारी तरफ की संस्कृति ले रहा है। तो उस संस्कृति को छोड़ते हुए हमें अपनी संस्कृति अपनानी चाहिए। भारतीय गुरुओं का देश रहा, विद्वानों का देश रहा, उपनिषद यहाँ लिखे गए, सारी जितनी भी एक कहना चाहिए धार्मिक जो भी यहाँ से उत्पत्ति हुई, किसी भी धर्म की, तो वो जो किताबें लिखी गई, जो ग्रंथ लिखे गए, उसी के ऊपर सारा विश्व चला। तो जी, हमें उसको ना भूल के उनसे सीख के बुजुर्गों की सेवा करते हुए उनके पास बैठें। हर बच्चे से मैं कहता हूँ मेरा बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा स्नेह है। बच्चों से मैं मिलना बहुत पसंद करता हूँ, उनके बर्थडे पे जाना पसंद करता हूँ। उनसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, उनसे बात करके मुझे सीखने को कुछ मिलता है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि अपने बुजुर्गों के साथ 10 मिनट, 15 मिनट ज़रूर बिताएँ, चाहे कोई बात भी ना हो। मैं कहता हूँ कि एक अच्छे व्यक्ति के साथ अगर आप बैठेंगे, तो उसकी अच्छाई ऑटोमैटिकली आपके अंदर आती है, आपके पास उसके गुण आने शुरू हो जाते हैं। जी, तो मैं इसमें सरकार को ज़्यादा दोषी नहीं मानता, सरकार अपना काम जैसे कर रही है, ठीक कर रही है, गलत कर रही है, वो आप सब लोगों के सामने है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जी, मैं तो एक ज़िम्मेवार नागरिक होने के नाते सभी नागरिकों को ये कहना चाहता हूँ कि आपका भी समाज में योगदान होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने घर से सेवा शुरू करते हैं, तभी वो आगे बढ़ती है और सरकार से अगर हम सोचें कि सभी कुछ सरकार कर देगी, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हिंदुस्तान यहीं का यहीं रुका रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जी। तो दोस्तों आपने समझा कि किस तरीके से संदीप गर्ग जी ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सराहनीय तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं और लाडवा की जनता को, कुरुक्षेत्र की जनता को बहुत अच्छे तरीके से आगे उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए वो लोग बता रहे हैं। तो मैं एक बार दोबारा संदीप जी का धन्यवाद करते हुए, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए, आप लोगों के साथ हमेशा बना रहूँगा। आपका अपना मोहित शर्मा। मेरी वीडियो पर कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई वीडियो के साथ हमेशा मिलता रहूँगा। आपका अपना मोहित शर्मा। थैंक यू।